Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to the program Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद निहारिका। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ कुमार बिजोय। कुमार जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निहारिका भुवानिया। So let's quickly run through the headlines first. India's industrial output growth rate accelerates to 6-month high of 5.2% in November 2024. Benchmark domestic indices continue their downslide. Sensex sheds 241 points. Nifty closes below 23,500. And global crude oil prices witness upsurge of over 3%. Brent crude trades at $79.44 per barrel. भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर नवंबर 2024 में तेज गति से बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर 5.2% पर पहुंच गई। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों में गिरावट का रुख जारी। सेंसेक्स 241 अंक कम हो गया। निफ्टी 23,500 से नीचे हुआ बंद। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 3% से अधिक का उछाल आया। ब्रेंट क्रूड $79.44 प्रति बैरल पर था। Market Mantra, Mantra. So let's take a look at the first story this evening. India's industrial output accelerated to a 6-month high of 5.2% in November as compared to 3.5% in October, according to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. Among the three major components of Index of Industrial Production, or IIP, manufacturing output climbed 5.8% in November, while electricity generation grew 4.4% and mining activity increased by 1.9%. As per the data. The corresponding growth rates of IIP as per use-based classification in November 2024 over November 2023 stood at 2.7% in primary goods, 9% in capital goods, 5% in intermediate goods, 10% in infrastructure or construction goods, 13.1% in consumer durables, and 0.6% in consumer non-durables. कुमार जी क्या कहेंगे? आईआईपी के जो फिगर्स आए हैं 6 मंथ हाई 5.2% इन नवंबर, और अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो 9% इन कैपिटल गुड्स, 10% इन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स, 13.1% इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कितनी उत्साहजनक दिखाई देती हैं आपको ये फिगर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल यू लुक इनटू दैट 6 मंथ का ये हाई है। इसका मतलब है कि जो इलेक्शन के कारण जो बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हुई थी, हर इकोनॉमी में होता है, यू हैव ए रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स, तो इसके कारण क्या होता है कि थोड़ी सी गति धीमी हो जाती है। उस धीमी गति से हम बाहर निकल चुके हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि वापस मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो है प्रोडक्शन है वो बैक ऑन ट्रैक है। एक जब आप इसका बाइफर्केशन देख रहे हैं तो बाइफर्केशन में ये भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैपिटल गुड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का आप देखेंगे ग्रोथ रेट बहुत इंप्रेसिव है। ऐसे कह सकते हैं कि इससे भी और ज्यादा चाहिए। जो हमें ग्रोथ को अचीव करना है, जो टारगेट को अचीव करना है, वो और ज्यादा चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि आप एक ड्यूरेबल की तरफ बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, और अगर कंज्यूमर कह सकते हैं तो कंज्यूमर का मतलब परचेजिंग पावर भी है। तो ये सबको मिला के अगर देखें तो इट्स ए काइंड ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। सो ये जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, उसमें जो आरबीआई ने एक आशा जताई है कि सेकेंड हाफ में पिकअप होगा, और हम देखेंगे कि ओवरऑल 6.4% आया है एस्टिमेट जो गवर्नमेंट का। आपको लगता है कि वो अचीव हो जाएगा फॉर FY 2025? बिल्कुल होगा। देखिए ये सिर्फ किसी
फैक्टर के कारण नहीं हुआ है, बल्कि एक रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, जो बीच में एक स्टॉपेज आया, एक आप इलेक्शन के फेज से हम बाहर निकले हैं, तो उस स्टॉपेज के कारण जो एक स्लो डाउन होता है वो एक ऑब्वियस है। और आप देखिएगा कि ये 4 साल का स्लो डाउन है, तो 4 साल का स्लो डाउन होने का मतलब होता है कि 4 वर्ष के बाद ये 5वें वर्ष इलेक्शन में था, और उसके बाद फिर देखिएगा कि ये वापस उस गति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वापस ये 7% होगा, हमें उससे ज्यादा की जरूरत है। इसलिए चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो या सर्विस के क्षेत्र में हो और इवन प्राइमरी सेक्टर में भी, इन सब में ग्रोथ को बढ़ाने की जरूरत है, एक्सेलरेट करने की जरूरत है। आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का, देखते हैं वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज गिरावट का रुख जारी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.31% की मंदी से 241 अंक कम होकर 77,379 पर दर्ज हुआ, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% के नुकसान से 95 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 23,431 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां बिकवाली का दबाव दिखाई दिया। मिड कैप सूचकांक 2.1% से अधिक लुढ़क गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.4% की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। Well, let's take a look at detailed stocks today. So, benchmark domestic equity indices continued their downslide in today's volatile trading session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 241 points or 0.31% to close at 77,379. And similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 95 points or 0.4% to settle at 23,431. The broader market indices at BSE witnessed selling pressure. The mid-cap index plummeted over 2.1% and the small-cap index plunged 2.4%. In the Sensex index, 21 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, IndusInd Bank tanked over 4.4%, NTPC lost more than 3.7%, and Ultratech Cement dropped over 3.5%. Meanwhile, among the top gainers, TCS soared over 5.6%. Tech Mahindra gained over 3.5% and HCL Tech advanced over 3%. In sectoral indices, at the BSE, 17 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, power shed 3%, utilities dropped over 2.8%, and realty fell over 2.5%. Conversely, among the top gainers, focused IT surged over 3%. Information technology witnessed an uptick of over 2.5%, and tech gained over 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,167 companies declined and 827 advanced while 84 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 15 companies hit their 52-week high while 219 hit their 52-week low. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मजबूती जारी रहने के बीच रुपया आज 11 पैसे की गिरावट से अब तक के अपने न्यूनतम स्तर 85 रुपए 97 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी का प्रवाह भारत से बाहर होने, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका में बॉन्ड्स पर ब्याज दरों में बढ़त के चलते भी रुपए पर दबाव बना रहा। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 109.19 पर था। कुमार जी, क्या कहेंगे आप? अभी स्टॉक मार्केट की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? अभी हम ऑलरेडी 4-5 साल बुल रन के हम लोग एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन अभी जो स्थिति इतनी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में नर्वस है बाजार, और आगे आप क्या देखते हैं? क्या ट्रिगर्स मेन है जो बाजार की डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे? मार्केट में दोनों एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर, दोनों फैक्टर अभी एक्टिव है। जो पिछले, आपने सही कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने बुल रन देखा है, और अभी इसको बियर नहीं समझा जाए, इसको एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन समझा जाए। इसके पीछे 2 कारण हैं।
जैसे डोमेस्टिक में अगर लें तो जो ग्रोथ रेट डाउनवर्ड रिवाइज हुआ है, और जब ग्रोथ रेट डाउनवर्ड रिवाइज हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी सब डाउनवर्ड रिवाइज होगा। और जब डाउनवर्ड रिवाइज होगा तो मार्केट ने पहले एक हायर ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को वैल्यू दिया, और अब आप देख रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो वैल्यू को मेंटेन नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू नीचे है। तो स्वाभाविक है मार्केट वो डाउनवर्ड करेक्ट करके अपना एक पार लाएगा। तो ये एक डोमेस्टिक फैक्टर आप मान के चलें। लेकिन दूसरा, आप इवेंट भी देखिए तो 1 फरवरी तक आप उम्मीद करके चल सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी उम्मीद की परचेजिंग पावर कितना बढ़ने वाला है। कहने का मतलब कॉमन मैन के लैंग्वेज में हम बोलें तो मैडम निर्मला सीतारमण जी कितना पॉकेट में पैसा छोड़ने जा रही है, कितना एडिशनल हर बजट से पहले होती है, और एक ऑब्वियस होता है। और हर कोई बजट को अपने अपने तरीके से देखता है। एमएसएमई अपने तरीके से देखेगा, हाउस होल्ड अपने तरीके से देखेगा, कॉर्पोरेट अपने तरीके से देखेगा। तो ये भी एक है, ये अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी रहेगी अभी इस महीने में। इतना ही नहीं, इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो यूएस से रिलेटेड 2 चीजें हैं। पहला, एक तो ऑफ कोर्स जनवरी 20 का हर कोई को इंतजार है कि किस तरीके से क्या अनाउंसमेंट होने जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूएस का बॉन्ड यील्ड इंक्रीज किया है बिकॉज ऑफ फेड रेट कट। और जो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज करने का जो कारण है, तो उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा चुका है। अगर अभी तक ही आप देखेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स करीब 19,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से बाहर ले जा चुके हैं। उसका असर दिख रहा है, और उसका असर आप देखिएगा यूएस डॉलर के रेट पे भी आ रहा है, जो रुपये के रेट का है ये भी आ रहा है। तो ये एक स्वाभाविक है, मार्केट में ये चलता है। और इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टर को, क्योंकि वोलेटिलिटी है, लेकिन ये एक स्ट्रांग करेक्शन है। ऐसा नहीं है, कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है जिससे ये माना जाए कि बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। आपने एफआईआईज के जो वो फंड्स पुल आउट कर रहे हैं उसकी बात करी। सो क्या एक तरह से एक टग ऑफ वॉर चल रही है एफआईआईज और डीआईआईज के बीच में? कई बार हम देखते हैं कि एफआईआईज जितना नेट निकालते हैं बाजार से, उसी दिन डीआईआईज उससे ज्यादा नेट डाल देते हैं। सो डीआईआईज आपको लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा सपोर्ट बन चुके हैं बाजार के लिए, और आगे भी शायद हम उम्मीद करें कि ये बिल्कुल इससे एक बाजार में मजबूती आती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर ले जा रहा है, पैसा वापस कर ले रहा है, उस समय अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसको सपोर्ट करता है, वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, बायर की तरह आ जाता है, तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर स्टेबिलिटी इंटरनल मिल रही है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इसकी होगी। तो मार्केट को यही मैं कह रहा था कि ऐसा कहीं कोई सिग्नल नहीं है जिससे ये समझा जाए कि बेयरिश है। ये मार्केट सिर्फ एक स्ट्रांग करेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनफैक्ट ब्रीफली जो मॉर्गन स्टैनले ब्रोकरेज है, उन्होंने भी कहा है कि 2025 में डिस्पाइट ऑल दीज जो भी हेडविंड्स हैं मार्केट के लिए, जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं वो हों, या ऑयल प्राइसेस में जो हम बढ़त देख रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि 2025 में जो भारत है बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट रहेगी, उन्हें होप है। सो आपको लगता है कि हमारी मार्केट्स और हमारा जो हमारी जो एक विशाल मार्केट है और जो एक बल दे रही है सरकार आत्मनिर्भरता पे, प्रोडक्शन बढ़ाने पे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पे, उसके चलते ये शायद एक रियलिस्टिक उनका एस्टिमेट है? बिल्कुल ये, बल्कि आप देखेंगे इतना हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो रखा है अपने इकोनॉमी का, उसका रिजल्ट ये होगा कि आप देखेंगे एक रोबस्ट इकोनॉमी इंडिया बन के निकल रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट फिगर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, अभी आपका जो हेडलाइन जो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ये भी देखिएगा आप आगे इसको और आगे बड़े पैमाने पे ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर मार्केट में रुपीस या डॉलर की बात हम कर रहे हैं अभी, इससे भी बढ़कर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमारे बहुत से बायलैटरल ट्रेड दूसरे कंट्री के साथ रुपीस में होने लगे हैं। तो इसका जो प्रभाव है अपने व्यापार पे, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, इतना प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छे कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है।
सो मेक इन इंडिया भी एक इन्हीं स्कीम्स में से एक है, जिससे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। उसी से जुड़ी एक खबर है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 से रेलगाड़ियों के पहियों का निर्माण करेगी। आज तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड और टीटागढ़ रेल सिस्टम कंपनी में पहिया निर्माण इकाई के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे को भविष्य में 80,000 से अधिक उच्च शक्ति वाले रेल पहियों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में निर्मित पहियों का उपयोग न केवल देश में निर्मित रेलगाड़ियों और मेट्रो ट्रेनों के लिए किया जाएगा, बल्कि इनका निर्यात अन्य देशों को भी किया जाएगा। Right, and with that, let's also take a look at the next story. Secretary of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Amardeep Singh Bhatia, today said that the country's startup ecosystem has seen robust growth in the past 9 years, with more than 1.5 lakh registered startups under the department. Briefing the media in New Delhi, the secretary stated that the number of states and union territories with dedicated startup policies has also grown from 4 in 2016 to 31. He added that Tier 2 and Tier 3 cities are now taking up the center stage of startups, spreading across 779 districts of the country. Highlighting government initiatives like the Seed Fund Scheme, the Funds of Funds Scheme, and the Credit Guarantee Scheme, he asserted that the success of these schemes will be a model for other departments to replicate. So, here I want to ask you about employment generation and what it means for the economy as a whole, where we are seeing such good startup growth in the country. Would you just like to tell our listeners a little something about that? See, both the news, it's related to Indian Railway, the making of the wheel is a very great employment generation point. And this startup is not only employment, we are going to have a complete turnaround of our presence in the global economy. See, basically, it's not only what big manufacturing centers you are going to create, it's how you are going to participate into every nuts and bolts of the manufacturing ecosystem. And this startup ecosystem is a supplement. It's basically, you can say, integrating to every segment of the economy, whether it is related to aviation, whether it is related to normal transportation, related to health, related to agriculture, related to fintech. You look upon, you find out that India's startups are present. I'll tell you very interesting part. India's young generation is full of enthusiasm. They were just waiting for the opportunity. They were waiting for the facilitation and support. And this is what policymakers has created it. Now, even the sky is not the limit. And you'll find out within a decade time, India will have a turnaround of the economic presence in the global panorama. Absolutely. And, that also brings another point to my mind. So you said that India's youth is full of enthusiasm and it is going to have a turnaround, a complete turnaround in the global economy. So do you think it also makes India a very attractive investment destination for foreign investors and to bring in perhaps more foreign energy and capital in the economy as a whole? Very correct. It is there because of two reasons. We have got good quantum of population who is ready to buy. Not only that, we have got a good quantum of population who are ready to produce. And you look into that, we have purchasing power as well as we have producing power. And for that, capital investment is needed. And everyone is looking towards India for getting that opportunity. So it is a very nice destination, one of the best destination at present and in future in the global market. लेते अगली खबर। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में 6.9% के अनुमानित वृद्धि दर के बाद 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो मुख्यतः निजी खपत और निवेश से संचालित है। कल जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट में भारत के सेवा क्षेत्र और कुछ विशेष निर्मित वस्तुओं में निर्यात वृद्धि
को उसकी आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख कारण बताया गया है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन्फ्लेशन में कमी आना और जो ऑनगोइंग मॉनेटरी ईजिंग है वो भी बहुत ज्यादा एक बढ़ावा देंगे ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2025 में। तो अगर हम खास तौर पे भारत की बात करें, क्या आपको आशाएं हैं मॉनेटरी पॉलिसी से और फिस्कल पॉलिसी से, यानी कि जो बजट है जो आने वाला है, इन दोनों से आपको प्रमुख आशाएं क्या हैं? हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन सबसे पहला ये है कि हमारा जो मनी सप्लाई है वो थोड़ा इंक्रीज हो और थोड़े लोअर रेट पे इंक्रीज हो, जिससे, क्योंकि इसको हम लोग एक कैपिटल की तरह देखते हैं, एक इनपुट की तरह देखते हैं, और इनपुट अगर थोड़ा सस्ता होगा तो उसमें जो फिजिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है वो दोनों बन पाएगा। तो पहला तो मॉनेटरी से है। फिस्कल पॉलिसी से फैसिलिटेशन चाहते हैं कि बिल्कुल वो फैसिलिटेट करे और प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। जैसे ये ग्रोथ रेट, ठीक है, फोरकास्टेड ग्रोथ रेट जो आपने बताया 6.9%, और ये जो रखा जा रहा है ये एक एस्टिमेट है, और मैं चाहूंगा जैसे अभी कुछ दिन पहले ग्रोथ रेट को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया, उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि ये जो आने वाला समय है इस ग्रोथ रेट को अपवर्ड रिवाइज करें और इंडिया उसके लिए हर संभव प्रयास करे, क्योंकि जब तक 7.5% से ऊपर का ग्रोथ रेट नहीं अचीव होता है एट अर्लीस्ट, तब तक हम जो डेस्टिनेशन, जो टारगेट रखे हुए हैं अपने इकोनॉमिक साइज का, चाहे वो 10 ट्रिलियन फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो संभव नहीं होगा। सो बजट आने वाला है, उससे आपको क्या 2-3 मेजर एक्सपेक्टेशंस हैं इस दिशा में कि ग्रोथ भी बढ़े और फिस्कल कंसोलिडेशन भी बनी रहे? तो 2-3 आपकी विश लिस्ट में क्या टॉप मोस्ट होंगे पॉइंट्स? जैसे विश लिस्ट कहेंगे और एक्सपेक्टेशन कहेंगे, ये तो दो अलग अलग टर्म हो जाएगा। अगर विश लिस्ट कहेंगे तो मैं चाहूंगा कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े, इसके लिए डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज कर दिया जाए। सेकेंड, एमएसएमई को मेन स्ट्रीम में बहुत आगे बढ़ाया जाए, और जैसे आप बताएं कि फिस्कल कंसोलिडेशन ये तभी संभव होगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज करेगी। Right, and speaking of revisions, we have another story in that respect. So the government has revised the import data for precious metals such as gold and silver by $11.69 billion and $950 million respectively for the first 8 months of current financial year. Now, the revised data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics also shows a downward adjustment of $2.7 billion in electronics imports, now totaling $61.2 billion. The Commerce Ministry stated that the migration of data transmission from Special Economic Zone to Indian Customs Electronic Gateway led to double counting, requiring a revision of precious metal figures. The revision followed a sharp surge in precious metal imports in November 2024, contributing to a record trade deficit of $37.84 billion. Initially reported at $49.08 billion, gold imports were notably reduced by $5 billion in November to $9.8 billion. So that doesn't sound very encouraging to me. But would you like to say otherwise? No, it's basically, sometime every figure may not necessarily be giving you a very encouraging one. But I can simply say that, yes, economy is trying to, revisit its own way, and finally, I am hopeful that it will get corrected in a due course. एंड मे बी दिस इज लाइक टेक्निकल डिजिटाइजेशन का एक वो ग्लिच है जो कि उसको करेक्ट किया जाएगा। एब्सोल्युटली। लेते अगली खबर। केंद्र ने आज राज्य सरकारों को 1,73,030 करोड़ रुपए के करों का हस्तांतरण किया। इससे पहले दिसंबर 2024 में 89,086 करोड़ रुपए की कर राशि हस्तांतरित की गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस महीने राज्यों को अधिक राशि हस्तांतरित की जा रही है ताकि उनके पूंजीगत व्यय में तेजी लाई जा सके और उन्हें विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय के वित्त पोषण में सक्षम बनाया जा सके। उत्तर
प्रदेश को कर हस्तांतरण का सबसे बड़ा हिस्सा 31,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुआ। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। सो ये टैक्स डिवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। शुरू से झगड़ा होता रहा है, खास करके जीएसटी के वक्त भी ये काफी इस तरह से बात हुई। ये दिखाता है सेंटर का कि सेंट्रल स्टेट जो रिसोर्स एलोकेशन है वो रिसोर्स एलोकेशन कितना इफेक्टिव वे में हो रहा है। और आपने जैसे यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश की बात की, ऐसे इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूं कि इन लोगों को रियली वास्तव में इतनी जरूरत है ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। और ब्रीफली ये जो 3 महीने बचे हैं वित्त वर्ष के, उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मोमेंटम और बढ़ेगा। बिल्कुल, और कैपेसिटी बिल्डिंग बने। जी। And with that, let's also take a look at foreign exchange reserves. So, India's foreign exchange reserves declined by $5.6 billion to $634.58 billion in the week ending January 3rd. The latest data released by the Reserve Bank of India showed today. In the previous week, country's forex reserves had dropped by $4.1 billion for the week ending December 27th and settled at $640.27 billion. और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.5% से अधिक लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1.3% से अधिक गिरावट हुई और जापान का निक्केई सूचकांक 1% से अधिक नुकसान पर बंद हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में भी 0.9% से अधिक की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.24% का नुकसान दर्ज हुआ। यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो यहां रुख मिला जुला था। जर्मनी के डैक्स में 0.4% की बढ़त थी और फ्रांस का कैक 0.3% से अधिक की तेजी पर था, लेकिन लंदन का फुटसी 0.4% की गिरावट पर था। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो भारतीय बाजार में तुलनात्मक रूप से गिरावट कम थी और वहां हमने अपने बाजार में देखा कि आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो कल जो रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट हुआ है टीसीएस के रिजल्ट से, आपको लगता है कि उसको अच्छा रिस्पांस मिला है? बिल्कुल, टीसीएस का रिजल्ट, बल्कि कल के जो गिरावट था उसमें सुधार के पीछे टीसीएस का बहुत बड़ा हाथ भी रहा। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे कि जो मार्केट बाहर के जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट अर्निंग होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो दोनों, इधर गिरता हुआ रुपया और बाहर के यूएस की इकोनॉमी का बेटरमेंट, ये दोनों को देखेंगे तो ये आईटी सेक्टर के लिए एक फायदेमंद माहौल बनाता है। इसलिए इनके अच्छे परफॉर्मेंस हैं। आज भी देखिएगा, आज भी गिरते हुए बाजार में भी इन सेगमेंट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे फॉरेक्स की भी बात कर रहे थे तो दिसंबर इफेक्ट है और दिसंबर के साथ साथ ये जो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो अपना पैसा वापस ले रहे हैं उसका भी एक प्रभाव है जो टेम्पररी है। धीरे धीरे ये आप देखिएगा वापस ही चला जाएगा। Right, and with that, let's also take a look at the U.S. markets, which were closed yesterday to mark the funeral of former U.S. President Jimmy Carter. And अब चले कमोडिटीज की ओर, क्रूड ऑयल। जी बिल्कुल। So oil prices witnessed upsurge of over 3% today, supported by expectations of higher heating fuel demand due to extended cold weather across the northern hemisphere and concerns of supply disruptions from more sanctions on Russia and Iran. Brent crude was trading at $79.44 per barrel, soaring over 3.2%, and WTI crude also surged over 3.3% to trade at around $76.40 per barrel, according to the latest report. 3% से अधिक का उछाल और 80 की तरफ अब ऑलमोस्ट बढ़ गया है। क्या कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर इंडिया? अभी बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि देखिए 80 से $82 तक भी इट इज नॉट अ बिग वन। Two reasons are there. You have already mentioned the reason. First reason is that really extended cold climatic condition is that, and second reason, which is very important, is that even somewhere industry is also trying to improve, even in the USA and others. So demand has to increase. I mean, little demand will be there. This kind of price increase is expected. It is not big deal, even in the concern of geopolitical issues. So आपको लगता है कि स्टेबल ही रहेगी? स्टेबल ही रहेगी। जी, चलते हैं सराफा
सराफा बाजार की ओर। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.24% बढ़कर 78,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.3% बढ़कर 92,100 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.29% बढ़कर 78,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.19% बढ़कर 91,889 रुपए प्रति किलो पर था। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। कुमार जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी विभिन्न पहलुओं पर। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. So, India's industrial output growth rate accelerates to 6-month high of 5.2% in November 2024. Benchmark domestic indices continue their downslide. Sensex sheds 241 points. Nifty closes below 23,500. And global crude oil prices witness upsurge of over 3%. Brent crude trades at $79.44 per barrel. And well, that's it in this edition of Market Mantra. So for now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.